हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज ग्रेफाइट? बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक। स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताता हूँ, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। अच्छा, ग्रेफाइट जो है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, एमॉर्फस सॉलिड, इसका एग्जाम्पल याद रखना ग्लास होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखने। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट यूनिट सेल के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। यूनिट सेल आपको 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अगर आपसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पूछता तो नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू 1 देते, बीसीसी में पूछा है तो 2 होता है, और एफसीसी में पूछता नंबर ऑफ एटम्स का वैल्यू तो 4। ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे बढ़ते, एक चीज़ और आपसे पूछ सकता है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होता है। ध्यान रखिएगा। बीसीसी में अगर आपसे पूछता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू आपका 8 होता है, और एफसीसी में अगर आपसे पूछ ले कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू तो आप याद रखिएगा 12 होता है। स्टूडेंट एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग फ्रैक्शन होता है 52.4%। तो वॉइड कितने हो जाएगा? आपसे वॉइड भी पूछ सकता है, तो वॉइड हो जाएगा आपका 47.6%। ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे यही चीज़ बीसीसी में पूछ लेता तो बीसीसी में जो फ्रैक्शन हो जाता है स्टूडेंट, बीसीसी में जो आपका हो जाता है, बीसीसी में अगर आपसे पूछता तो पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान में रखिएगा, बीसीसी में जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो होता है 68% और वॉइड हो जाएगा बाकी का 32%। अगर यही स्टूडेंट एफसीसी में पूछ लेता, एफसीसी में, तो एफसीसी में याद रखिएगा जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है सबसे ज़्यादा होता है 74%, और आपका वॉइड बोला तो 26%। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विलेन के अनुसंग गुणधर्म का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी क्वथनांक उन्नयन, एंड ऑप्शन डी ताप। डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड टेम्परेचर। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। पहले तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ विले पार्टिकल पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कौन कौन से 4 टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, मैं बता देता हूँ। पहला होता है आरएलवीपी। आरएलवीपी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में अवनमन। ध्यान रखिएगा। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपी बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान रखिएगा। और चौथा होता है ऑस्मोसिस, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई से डिनोट करते हैं CRT। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जा सकता है स्टूडेंट, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, डेल्टा TB होता है KB इंटू मोलैलिटी, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा K2SO4, ऑप्शन ए। स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो डिपेंड करता है, एक फैक्टर होता है जो वांट हॉफ फैक्टर बोलते हैं इसको, वांट हॉफ फैक्टर, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट जिसका वांट ऑफ फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उसका डिप्रेसिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ आयंस ब्रेक करने के बाद मिल रहे हैं वही आई होता है। जैसे स्टूडेंट K2SO4 जब टूटेगा तो 2K प्लस और SO4 में टूटेगा, तो इसमें 2K प्लस आयन है और एक SO4 माइनस 2 आयन है, तो टोटल आई का वैल्यू हो गया 3। इसी तरह आपको स्टूडेंट NaCl के बारे में पूछ सकता है। NaCl में NaCl जब टूटेगा तो Na प्लस और Cl माइनस में, यानी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 हो जाएगा। यूरिया और ग्लूकोज,
यूरिया और ग्लूकोज के बारे में स्टूडेंट एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये ग्लूकोज एंड यूरिया, इसका आई का वैल्यू, वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होता है। जो कंपाउंड ब्रेक नहीं हो पाता है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, शुगर हुआ, ये चीज़ आप याद रखिएगा, वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। तो इसलिए K2SO4 का वांट ऑफ फैक्टर 3 आया था, इसलिए सबसे मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका K2SO4 का होता है। अगर यहाँ पे मैक्सिमम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी बोलता तो आप उसी ऑप्शन को टिक करते। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इफ द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट देन इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज। एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, तो इसका मानक अवकरण विभव क्या होगा? स्टूडेंट सिंपल सा चीज़ मैं बताता हूँ, SRP वैल्यू जो होता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में मानक अवकरण विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो इक्वल होता है निगेटिव ऑफ SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। तो स्टूडेंट अगर SOP आपको दिया हुआ है प्लस में, तो इसका मतलब SRP उसका उल्टा हो जाएगा साइन में माइनस में, या SRP अगर आपको प्लस में दिया हुआ है तो SOP माइनस में हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेगा। तो स्टूडेंट खुद बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर ऑक्सीकरण वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट प्लस में, तो इसका SRP वैल्यू मानक अवकरण वैल्यू हो जाएगा -0.6 वोल्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज बनने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन। बताइए स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट आपसे जीरो ऑर्डर के बारे में बोलता, जीरो ऑर्डर के बारे में बोलता, तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात बोला जाए तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 एक याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल होता है। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट एक चीज़ आपसे यहाँ पे और पूछा जा सकता है, जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करें ना, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है, अर्ध आयुकाल जो होता है, वो 0.693 बाई रेट कांस्टेंट के होता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का वैल्यू 0.693 बाई के होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर इक्वेशन दिया हुआ है, अभिक्रिया की कोटि होगी। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्सप्रेस एज रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर एंड कंसंट्रेशन ऑफ B, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। तो स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ कि अगर इक्वेशन आपको दिया रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, A और B का पावर को ऐड कर देना है, A और B के पावर को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे 2 and 1, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विद्युत क्षेत्र का प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन कहलाता है। द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, वैद्युत कण संचलन। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है कहलाता है। बताइए द नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज प्रॉफिटेबल इज कॉल्ड। बताइए स्टूडेंट क्या आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, और स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपसे बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो गैंग है ना, इसके बारे में थोड़ा आप समझ लो। गैंग किसको कहते हैं? किसी और में जो इम्प्योरिटी होती है ना, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धियाँ, उसी को हम लोग गैंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सैंड है ना, सैंड, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक वर्ड आ गया और स्लैग। ये स्लैग क्या होता है? अगर आप फ्लक्स को और गैंग को मिक्स कर दोगे, फ्लक्स और गैंग को अगर मिक्स कर दोगे तो आपको स्लैग का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर में यूज होता है। जैसे FeO, ये आपका एक गैंग पार्टिकल है, गैंग है। इसको अगर सिलिका के साथ, सिलिका SiO2, इसको हम लोग फ्लक्स बोल रहे हैं जनरली, फ्लक्स, जब इसको हम फ्यूज करते हैं तो आपको एक स्लैग का फॉर्मेशन होता है FeSiO3। ध्यान में रखिएगा, ये स्लैग आपका हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है। द मेटल ऑब्टेन बाय द साइनाइड प्रोसेस इज। बताइए ऑप्शन ए में क्रोमियम है, ऑप्शन बी में कॉपर है, ऑप्शन सी में सिल्फर है, ऑप्शन डी में एल्युमिनियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड।
वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए स्टूडेंट, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, HCl। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में सबसे ज़्यादा होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जनरली आप याद रखिएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। उसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है एफ, फ्लोरीन। और अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछता इन चारों में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बनाएगा, तो आप याद रखिएगा HF, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन के बारे में अगर पूछ दे, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ध्यान रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S8 इज। स्टूडेंट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, 0। याद रखिएगा स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर अगर किसी के बारे में पूछे, अगर एलिमेंट फ्री हो, यानी जैसे सोडियम है ना, ये सब के बारे में अगर पूछे, एटम उस पर कोई मॉलिक्यूल हो, उस पर कोई चार्ज नहीं हो, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल होता है, निम्नलिखित यौगिकों में सबसे प्रबल अम्ल होता है, बताइए कौन सा होगा, यानी इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी HF, ऑप्शन सी HBr एंड ऑप्शन डी HI। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HI। स्टूडेंट एक चीज़ मैं और बताते जाता हूँ आपको, अगर हाइड्रोजन हाइड्राइड के बारे में पूछा जाए, जस्ट लाइक HI के बारे में, HBr के बारे में, HCl के बारे में और HF के बारे में आ सकता है क्वेश्चन, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ सकता है, अभिक्रियाशील क्रम, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो याद रखिए HI सबसे ज़्यादा होता है, HBr देन HCl। एक चीज़ स्टूडेंट और आपसे पूछा जा सकता है इसमें से, डायपोल मोमेंट ऑर्डर, डायपोल मोमेंट ऑर्डर, द्विध्रुव आघूर्ण क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा HF का, देन HCl का, देन HBr का, देन HI का, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। गोताखोरी में शोषण हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है? द मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर्स। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत आता है, S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में। द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज विद इन S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा इस D ब्लॉक। एक चीज़ मैं बता देता हूँ D ब्लॉक के बारे में, D ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, ये याद रखिएगा। D ब्लॉक में एलिमेंट, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, बट डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन नहीं होते, डी ब्लॉक होता है, याद रखिएगा, जिंक, Hg एंड कैडमियम, ये तीनों है ना, ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, डी ब्लॉक में है बट ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, क्योंकि ये फुलफिल ऑर्बिटल होते हैं इसके, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं फ्री में, इसीलिए कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक चीज़ और आपसे इससे पूछ सकता है कि एफ ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं? इसको याद रखिएगा, इनर ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या मेटल्स एलिमेंट, ठीक है ना, ध्यान में रखना है, ठीक। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि जब पी ब्लॉक में जो है ना, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 16 का जो नाम होता है ना, वो चैल्कोजेन होता है, चैल्कोजेन, जो ऑक्सीजन पहला एलिमेंट होता है। ग्रुप नंबर 17 का नाम है हैलोजन, हैलोजन, ध्यान रखिएगा। ग्रुप नंबर 18 जो जीरो ग्रुप से भी जानते हैं, इसमें सारे इनर्ट एलिमेंट होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये ध्यान में आपको रखना है। ये जितने भी इनर्ट एलिमेंट है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी के सदस्य नहीं है? बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्रोमियम, बी Fe, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। बताइए कौन होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। स्टूडेंट मैग्नीशियम जो है ना, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का नहीं है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। एस ब्लॉक के एलिमेंट को, एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लेंथेनॉइड संकोचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायी है? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच फैक्ट? ऑप्शन ए, जर्कोनियम तथा वाई आर सिमिलर, ऑप्शन बी, Zr तथा Nb का ऑक्सीकरण अवस्था समान, ऑक्सीडेशन ऑफ स्टेट ऑफ Zr एंड Nb आर सेम, ऑप्शन सी है, रेडियाई ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम आर ऑलमोस्ट सिमिलर, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जर्कोनियम एंड Zn आर सेम। बताइए कौन सा आंसर होगा? बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? द आयन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज डायमैग्नेटिक? बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक प्लस। डायमैग्नेटिक वह सबस्टांस होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। जटिल आयन कॉपर NH3 का होल 4+2 का संरचना वर्ग तलीय है, तो जटिल आयनों में Cu+2 का परसंकरण होगा। द शेप ऑफ दिस कंपाउंड इज स्क्वायर प्लेनर, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कॉपर+2 इन दिस कॉम्प्लेक्स इज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DsP2 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर आपको sp3 का बारे में पूछे तो टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, टेट्राहेड्रल। और D2sp3 के बारे में आपसे पूछे तो इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल, ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड। स्टूडेंट ऐसे कंपाउंड आएंगे ना तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो C2H4 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस पर कोई जीरो नहीं। क्लोरीन में एक क्लोरीन में -1 होता है, 3 क्लोरीन -3। अच्छा, इस कंपाउंड पे -1 है ना, इसको एक्स आप लेट कर लो तो -1 है तो इक्वल टू इधर -1 कर दो, तो ये माइनस उधर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +2 हो जाएगा ना। तो आप याद रखिएगा +2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं स्टूडेंट। द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज। बताइए इसका सही आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 2-क्लोरोब्यूटेन, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है, निम्नलिखित में किस विधि द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल? बताइए स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। लुकास रिएजेंट है ना, ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करता है। स्टूडेंट लुकास रिएजेंट के बारे में अगर आपको आ जाए कि लुकास रिएजेंट कौन है तो ध्यान रखिएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्ग HCl, ये इसका रिएजेंट का फॉर्मूला होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एनास्थेटिक? बताइएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3, ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर, ध्यान में आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ आते हैं स्टूडेंट, अल्कोहल में कौन रहता है? विच वन इज प्रेजेंट इन अल्कोहल? आपको पता है अल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक होते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यहीं पर आपको बोला जाए CHO किसका है, तो अल्डिहाइड का, अल्डिहाइड का। अगर आपसे कीटोन के बारे में पूछते हैं तो ये कीटोन का है, ये सी कीटोन, ये आपका कीटोन का है, ध्यान में रखिएगा। अगर NH2 अमाइन, NH2 अमाइन का है। अच्छा स्टूडेंट, अगर एसिड ग्रुप के बारे में पूछता है COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, याद रखिएगा। स्टूडेंट ईस्टर के बारे में आपसे पूछ सकता है, ईस्टर का जो मूलक होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है C++OR, C++OR, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिफरेंशिएट बिटवीन एन एल्डिहाइड एंड अ कीटोन? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। फेलिंग सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेलिंग सॉल्यूशन। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पूछ सकता है, ये भी डिफरेंशिएट करता है एल्डिहाइड कीटोन को, ध्यान में रखना है। ये जो सॉल्यूशन होता है ना टॉलेंस रिएजेंट, NH4OH और AgNO3 का मिक्सचर होता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है ना स्टूडेंट। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपसे पूछे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMGX, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 28 को देखते हैं, प्राइमरी अमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में कौन है? अभी जस्ट बताया था प्राइमरी अमीन यानी NH2, इसका सही आंसर हो जाएगा NH2, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए सेकेंडरी अमीन का क्या होगा, सेकेंडरी अमीन का हो जाएगा NH, और इधर आपको मतलब ये वाला अगर बोला जाए तो ये सेकेंडरी अमीन का है, सेकेंडरी अमीन का ध्यान में रखना है। टर्सरी अमीन का बोला जाए, टर्सरी यानी 3, ये हो गया टर्सरी अमीन का, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, तनु एवं अल्पक्षारीय KMnO4 के घोल को कहा जाता है? डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बताइए स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेयर्स रिएजेंट, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। फिनोल जब जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको बेंजीन देगा, ध्यान रखिएगा इस बेंजीन, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। स्टूडेंट 31 को देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रियाशील मूलक है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज, अभी जस्ट बताया था COOH,
ध्यान रखिएगा। ये अल्डिहाइड का होता है, अल्डिहाइड। ये आपका कीटोन का होता है, कीटोन। ये आपका अल्कोहल का होता है। स्टूडेंट एसिड अमाइड का अगर आप पूछ दे तो C डबल बॉन्ड O NH2 एसिड अमाइड का होता है। ये ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है an organic compound on reaction with aqueous concentrated solution of NaHCO3 produce effervescence which of the following is the compound। एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, निम्न में से कौन सा यौगिक है? बताइए स्टूडेंट इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना है कि जो अल्कोहल है ना, अल्कोहल NaHCO3 से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन आपका अभिक्रिया करता है एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो NaSCO3 से जब अभिक्रिया करता है तो एसिटिक एसिड बनता है। ध्यान में रखिएगा। स्टूडेंट एस्टर का फंक्शनल ग्रुप आपसे पूछा जा रहा है। बताइए एस्टर का, अभी जस्ट बताया था एस्टर का फंक्शनल ग्रुप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर RC डबल बॉन्ड OR। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 बोल रहा है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन गिव्स। नाइट्रो अल्केन का अपकरण से बनता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमरी अमाइन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है। बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वानिन, एडेनिन एंड साइटोसिन। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो स्टूडेंट ये रहा 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फर्दर अपडेट के लिए। थैंक यू।